एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, लाइक आज मैंने पहले अनाउंस कर दिया था कि ये वाला पेपर आज हम करेंगे। सही, आई थिंक काफ़ी लाइक हो गया या मैं एक पर चेक कर लूँ। आई थिंक यहाँ सही रहेगा, सही है। ओके, एक सेकेंड और। ओके ठीक है, लाइक ये वाले वेरिएंट करेंगे अभी हम, और फिर मैं बाद में अनाउंस करूँगा कि नेक्स्ट पेपर हमने कौन सा करना है, क्योंकि अब हमने आई थिंक एक दिन छोड़ के या डेली बेस पे एक पेपर करना ही करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, पूरा पेपर हमारा जो आएगा ना, लाइक नोट्स में से आना है, सीधी सी बात है, नोट्स के बाद कोई चीज़ नहीं आएगी। आई भी तो 1-2 मार्क की होती है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि वो मेजॉरिटी गलत हो जाती है, परसेंटाइल से वो चीज़ आउट हो जाती है। सही कह रहे हैं कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सही, तो अभी हमने डेफिनेशन तो हमें इसकी रटी भी होनी चाहिए इस पॉइंट तक कि क्या होती है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग unit as mass from infinity to the point। सही, आसान सी बच्चों वाली डेफिनेशन थी। ठीक है, ये आपको मिल गए 2 मार्क्स। अच्छा, अब स्टार्टिंग, अच्छा जितने मार्क्स हार्ड होंगे ना, हम उसके आगे लाइक ये बना देंगे या कोई साइन लगा देंगे, ताकि पता लगे कि प्रॉपर पूरे पेपर में सही प्रॉपर हार्ड पार्ट कौन सा, लाइक कितने मार्क का वैसे पार्ट इंक्लूड करते हैं जो लाइक एक्चुअली हार्ड है। सही, starting with the equation with the gravitational potential due to a point mass, show that the gravitational potential energy of point mass m at a point at a distance r from another point mass m is given by this। कह रहा है where g is a gravitational constant। आपको पता है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल, अच्छा आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ब्रैकेट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साइन है, तो क्या होता है? -Gm/r। अब वो पूछना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जीपी पूछना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहे हैं, ये क्या होती है? -5m होती है। तो पोटेंशियल आपने ऊपर पहले निकाली है, इसको मल्टीप्लाई बाय मैस करेंगे तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा, राइट। शोन एक्स यूज़ किया, अच्छा उन्होंने आर यूज़ किया तो हमने भी आर यूज़ कर लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, अभी तक लाइक ये भी हल्का सा पार्ट था। शो दैट द पाथ ऑफ द कॉमेट ऑफ मैस दिस मच। ठीक है, ये मैस उसने लिख के दे दिया, एज इट पासिस अ स्टार ऑफ मास दिस मच। अच्छा, ये मास और जो इसका मास भी लिख के दे दिया है, ये इसकी स्पीड भी दी हुई है, और पाथ ऑफ कॉमेट क्या है? यूँ है। ओके, कह रहा है एट पॉइंट एक्स द कॉमेट इज दिस मच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार एंड एज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 34.1। तो अच्छा, ये कह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है जी? 8.44 10⁻11 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा स्पीड तो उसने ऑलरेडी खुद मेंशन कर दी एग्जामिनर ने। एट पॉइंट वाई द कॉमेट पासिस एट इट्स पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू अ स्टार। ये यहाँ पे जब पहुंचेगा, एट दिस पॉइंट द कॉमेट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार। सही है, ये वाली जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? ठीक है, ये कितना है जी? 6.38 10⁻10 मीटर। सही है, ओके। कह रहे बोथ द कॉमेट एंड द स्टार कैन बी कंसिडर्ड एट पॉइंट मासेस एट देयर एज देयर एट देयर सेंटर। सही, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉमेट एज इट मूव्स फ्रॉम पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई। आसान है,
तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेल्टा, तुमने क्या साइन यूज़ किया है, ई पी, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम, जी एम एम अपॉन आर, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर, डेल्टा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो अब क्या करें, कुछ कॉमन ले लेते हैं, जी एम 1/r और 1/r1 से R2 कह देते हैं, सही, R1 कह देते हैं, R2 कह देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। जी आपके पास क्या होता है, जी आई थिंक 6.6 पॉइंट वाला कहाँ पे है, ये है, ठीक है, ये वाला क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11। क्योंकि अब लाइक जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे आपको ये कॉन्स्टेंट्स याद हो जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भूल जाते हैं, मुझे खुद भूल गए, चेक करने पड़े हैं। अच्छा, इसका मास कितना है, 2.20 10⁻14, ठीक है। अच्छा, दूसरे का मास कितना है, 1.99 10⁻13। पूरा फार्मूला बेस्ड पेपर होता है, लाइक मेजॉरिटी थोड़ा सा होता है थ्योरी बेस, वो भी आती हो तो पेपर में ए लेना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स 1/r1, डिस्टेंस कितना है जी, 8.44 10⁻11। ये पूरा कैलकुलेटर का कमाल है। अब इधर आप कितनी एफिशिएंसी से यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। 1/ डिस्टेंस R2 कितना आ रहा है जी, ये है 6.38 10⁻10, 6.38 10⁻10, सही। और अब मैं कैलकुलेटर के ऊपर पूरी की पूरी कैलकुलेशन डाल देता हूँ। 6.67 10⁻11, 2.20 10⁻14, 1.99 10⁻30, 1.9 10⁻30 इतना भरा था, वाओ। 1/8.44 10⁻11 माइनस 1/6.38 10⁻10, ये आ रहा है मेरे पास 4.23, बेसिकली माइनस में आ रहा है, -4.23 10⁻23 जॉल्स। और ओके, ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव इधर इतना मैटर नहीं करेगा, सही है। अच्छा जी, state with the reason whether the change in gravitational potential energy in part B1 is an increase or decrease। क्या है जी, इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है, चेंज इन देना है हमने, सही है, ओके। आपको पता है कि अब आपके पास क्या है, एक ये जो कॉमेट है ये उठा के समझो इधर आया है, ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, सही। और सेकेंडली किस वजह से इधर आया है, क्या आपको एक फोर्स है जो आपको अट्रैक्ट करी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, वर्क किया है। जब उसने वर्क किया तो आपको समझ आ गई है कि अब क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। आगे रीज़न देने, हम रीज़न दे सकते हैं कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं कि वर्क इज़ डन बाय, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है, सही है। एंड डिस्टेंस डिक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पता है, सही, ओके, फुल स्टॉप। अच्छा, कह रहे हैं कि पार्ट 3 में B1 का इस्तेमाल करें, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही हिंट है इट सेल्फ, ठीक है, टू डिटरमिन द स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड ऑफ द कॉमेट इन पॉइंट वाई, सही है। उधर उसने दी हुई थी
किसी वजह से दी होगी ना एम ई, तो मतलब कि बस खुशी करने के लिए तो थोड़ी देंगे इसके अंदर। ई पी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। अच्छा, आपके पास इलेक्ट्रिक क्या है, 4.23 10 की पावर 23। अच्छा, अब आपके पास क्या आता है, हाफ mv²। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस हाफ mv²। कॉमन भी लेनी होती कुछ चीज़ें। ठीक है जी, v² माइनस ये v1 कर लेते हैं, v2 कर लेते हैं, स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। सही, ओके। सारे मार्क्स, लाइक सारा कुछ करेंगे तो मार्क्स वगैरह एवरीथिंग कंफर्म होता है। मैथ्स क्या कॉमेट का 2.20 10 की पावर 14। ठीक है, और फाइनल का तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें पता है कि अगर आपके पास एक चीज़ करीब आ रही है, डिस्टेंस करीब होने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आखिरी आखिरी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। सो हम लाइक इसको पॉजिटिव रख लेते हैं, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन नहीं होगा, पर 34.1 आ रहा है, 1 ये। अब इसको 10 की पावर 3 कर लेते हैं और फिर इसका स्केयर कर लेते हैं। सही, अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसकी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 7800, क्योंकि अब टाइम कम होता है, लेकिन कैलकुलेशन ही है, मैंने पूरा एक ईच एंड एवरी स्टेप कर दिया, तो डायरेक्ट आंसर में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली ये वो पार्ट अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आई वुड रिकमेंड के पूरी लाइक ये स्टेप किसी मकसद से मैंने भी लिखे हैं कि ताकि गलती ना हो। अच्छा, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड कह रहे हैं, तो इसको कर देते हैं कन्वर्ट, डिवाइड बाई 1000 करते हैं, तो आ रहा है 70.8 आ रहा है। सही है। कह रहे हैं पार्ट सी क्या कहता है कि अ सेकंड कॉमेट पासिस पॉइंट एक्स विद द सेम स्पीड। पॉइंट एक्स कौन सा जी, ये पॉइंट एक्स है, एक सेकंड कॉमेट पास किया है, एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो भी सेम डायरेक्शन में, द कॉमेट इज ग्रेजुअली लूजिंग मास, द मास ऑफ दिस कॉमेट व्हेन इट passes द पॉइंट एक्स इज द सेम एज द मास ऑफ द कॉमेट इन पार्ट बी, सजेस्ट विद द रीजन हाउ द पाथ ऑफ द सेकंड कॉमेट कंपेयर विद द पाथ। अच्छा, बेसिकली ख्याल है पाथ कंपेयर करें, और जो मास होगा नए कॉमेट का वो डिक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे वो आगे आ रहा है। सही, ओके। यहाँ पे लिख लेते हैं जी पी काइनेटिक एनर्जी। सो इसको आप खोल लो, क्या हो जाएगा, gm m/x, राइट, और काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, हाफ mv²। सही, तो अब इसका जो मास है, लूजिंग मास है कॉमेट का, ये आपके पास है ये। ठीक है, यहाँ पे डाला था ना कॉमेट का मास, ये यहाँ पे भी यही है, तो अब समझो कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, सो बेसिकली नो चेंज इन पाथ। सिंपल सा क्वेश्चन था, रट्टे वाला। ठीक है, ये नोट्स में हम ही कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो ये आई थिंक 10 मार्क फुल हो जाते हैं हमारे, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी तब। ये वाली जो की डिटेल्स होती हैं ना, बाकी सारा रेस कर रहा है अपने। ओके, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 करते हैं हम। स्टेट कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ क्या होता है जी, सबसे पहले कूलम्स लॉ लिख लेते हैं, के क्यू/r² या x², जो भी लिखना चाहें। तो हमें पता है कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस कह लो, चार्जेस कह लो, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ देयर सेपरेशन।
ठीक है, नोट्स की डेफिनेशन है सच स्केयर ऑफ देयर सेपरेशन। अगर आपने मेरे साथ वो किया ना टॉपिकल्स तो ये हलवा होना चाहिए। कुछ चीज़ें भूल जाए समझ में आती है, रिविंग के साथ हो जाती हैं कवर, लेकिन घबराना भी नहीं है। ओके, पॉजिट्रोनियम इन अ सिस्टम इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ओके, विद द सेम पीरियड अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। सही है, ये आपके पास ये आपका सेंटर है, ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, द रेडियस उसने आपको दे दिया है। सही, ये रेडियस है। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कॉजेज द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स टू बी सर्कुलर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है तो आपको पता है कि ओह, ये आपके पास, और ये यूं कर लो, ये ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आप समझो यहाँ पे फोर्स लग रही है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी इसी साइड पे लग रही है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। सही, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ लेकिन करना नहीं चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि अब एज्यूम कर रहा हूँ आता होगा। ओके, force is perpendicular to the velocity। ठीक है, since the direction of velocity changes centripetal force is produced। ठीक है, और क्या हम क्या बता सकते हैं, फोर्स इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, सही, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स shows the direction of acceleration। सही, वही चीज़ें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, वही सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ओके, और दैट्स इट या ओके, कह रही हैं पार्ट बी, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन इज दिस मच न्यूटन। ओके, अच्छा, जब हमने इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन का नाम सुनते जाएं तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए जिसे कहते हैं गैमा, गैमा रे। सही, यहाँ से आपको पता होगा कि आपस में एक दूसरे को लाइक क्या कहते हैं, इनहाइलेट कर देंगे। सही, क्योंकि ये आपका जो पॉजिट्रॉन है वो इसका एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन का। सही, तो आपके पास जो होगा मास से एनर्जी बन जाएगी जब आप एक दूसरे को इनहाइलेट करेंगे। सही, ओके, अच्छा, क्वेश्चन किस बारे में जी, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज़ दिस मच करते हैं और कह रहे हैं कि शो कर दें। ठीक है जी, एफ इज़ इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्र। के की वैल्यू क्या जी, 8.99 होती थी समथिंग, याद नहीं अब, 8.99 10⁻9, 8.99 10⁻9 होनी चाहिए। ओके, आगे कह रहे हैं क्यू क्या होगा। ठीक, सो क्यू के लिए आपको पता है कि क्यू क्या है, यहाँ पे चार्जेस हैं, चार्ज 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 ये चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻−19। ठीक हो गया, और डिस्टेंस कितना है जी, ये डिस्टेंस है आपके पास, तो हमने क्या बेसिकली कौन सा डिस्टेंस दे रहे हैं, ये वाला सेंटर से सेंटर वाला 1.59 -10। ठीक है, इसी में दोबारा प्लस कर दें, स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.28 10⁻−9 न्यूटन। सही, आसान, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कह रहे हैं यूज़ योर आंसर टू बी डिटरमिन द पीरियड ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द टू पार्टिकल्स। सही है, मसला ही नहीं है। तो अब आपको पता है कि अब आपके पास क्या है, फोर्स आपके पास आ गई है। सही है, इस फोर्स को आपने इक्वल किया सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, उसी में आपको पता है कि एक पीरियड होता है, पीरियड वाला चीज़ है। सही, फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल क्या होती है,
एम आर ओमेगा स्क्वायर फोर्स। अच्छा फिर फोर्स लिखो, फिर आप कर लो एम आर ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है स्क्वायर। फोर्स आ गई मैस आर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है जी, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू M 4 M R पाई स्क्वायर और आ गई फोर्स। सही। ओके फिर आखिर में, ओके पहले पीछे यहाँ पे नहीं करते, डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके एक आइडिया है, इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी। ओके फोर्स पीछे से पकड़ लेते हैं, क्या है 2.28 10⁻⁹ सही है। ओके अब क्या आपके पास 4 आ जाएगा। मास लिखना है अब आपने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन किधर है, हाँ इसका मास लिखना है क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.11 10⁻⁻31। सही, ठीक हो गया। फिर आपने रेडियस लिखना है, रेडियस रेडियस या डिस्टेंस जो भी 1.59 10⁻⁻10 और पाई स्क्वायर। अब आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है जी हाँ 4.23 10⁻23 सही। मैं क्योंकि मैंने पूरा लिख दिया, उस पर कैलकुलेटर पे डालूँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये असल चीज़ थी पूरी 4.23 10⁻23 जॉल्स। अच्छा positonium is highly unstable and after a very short period of time it becomes a gamma radiation. How the gamma radiation is formed when the two particles in positonium। तो बेसिकली वही जो मैंने शुरू में बात कही थी कि ये चीज़ जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक साथ सुन ले तो उसमें मतलब यही होता है कि पूछ लेगा एग्जामिनर। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एंड positron is antimatter of electron। ठीक हो गया। both the particles annihilate each other। annihilate की स्पेलिंग क्या भाई, ओके सॉरी 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 मैंने आंसर गलत पिक कर लिया था, मैंने पेज फ्लिप नहीं किया था सॉरी 1.58 है पर मैटर नहीं करता ऊपर कैलकुलेशन में, वो चीज़ ही मैटर करती है। पॉजिट्रॉन इज एन एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ द पार्टिकल्स इन हाईलाइट ईच अदर। मुझे नहीं पता, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। सही। और जो इनका मास होगा, मास इज चेंज इनटू एनर्जी। सही है, वही E इज इक्वल्स टू mc²। सही है। वन मेडिकल एप्लीकेशन वही PET स्कैनिंग। ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए जी। डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। तो अब आपको पता होगा कि ये फार्मूला तो आता होगा ना ओ लेवल से। सही, इसमें से लेटेंट हीट निकाल लेते हैं तो मैं ऐसा आ गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी एनर्जी गिवन टू चेंज द स्टेट। ठीक है, एनर्जी गिवन टू चेंज द स्टेट, आगे ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, तो आपको पता है कि फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, और पर यूनिट मास
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है। अच्छा जी, आगे आ जाए। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज प्रेशर, ये है जी, ये इसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। मास ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस थर्मल एनर्जी टू वेपराइज ऑल द वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी ऑफ सप्लाई टू द वाटर। अच्छा, ऊपर मैंने फार्मूला में लिख दिया था। वी मास इज 0.37, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 2.3 10⁶। ओके, इसका आंसर आएगा, एक मिनट। अच्छा, इसका आंसर आना चाहिए 8.515। सही है। ओके, आगे पार्ट बी कहता है द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज़, ठीक है, एट 18 ग्राम। अज्यूम दैट वाटर वेपर कैन बी कंसिडर टू बिहेव एज एन आइडियल गैस। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड इज दिस। ओके, 18 ग्राम वाटर, आपको फ़ौरन चांस समझ आ गया क्योंकि ये क्या है, एम आर है वाटर का, इज इक्वल्स टू 18। सही है। सो अब बेसिकली आपको मैस अपॉन एम आर, मैस की तरह ऊपर लिखा हुआ है 0.37 अपॉन 18 आ गया, मोल्स आ गए। ओके, अब उसने आइडियल गैस का हिंट दिया हुआ था तो आपको समझ आ जाएगी, एनआरटी आएगा। प्रेशर उसने कहीं दिया हुआ है, हाँ 110⁵। वॉल्यूम निकालना है, एन आपने अभी निकाला है 18, 8.31। टेम्परेचर क्या जी, 100 ऊपर दिया हुआ है, +273 हो जाएगा केल्विन में। ओके, यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आएगा 0.64 मीटर क्यूब। ठीक है, ये फ्री मार्क्स होते हैं, लेने होते हैं। कह रहा है अज्यूम द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर इज निग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस। तो वॉल्यूम की इंक्रीज होने से आपको पता है नेगेटिव वर्क डन होगा। और डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द वाटर इन एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक व्हेन इट वेपराइजेस। आसान। प्रेशर इनटू वी, प्रेशर कितना था 110 कितना था 5। वॉल्यूम क्या है 0.64 है, ये 64 है, 63 है, 64 है। तो आपके पास आंसर आ रहा है जी 6.4 10⁴। मतलब कि मैं यहाँ तक सारे स्टेप्स कर लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट मार्किंग स्कीम से आंसर उठा लेता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ तो यही होती है। कैलकुलेटर में करूँगा तो घंटा में कैलकुलेटर लगा रहूँगा। अच्छा जी, कह रहा है यूज़ योर आंसर टू पार्ट B1 B3 टू डिटरमिन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर व्हेन इट वेपराइजेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है जी, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। ओके, डेल्टा यू निकालना है। ओके, क्यू क्या था, आपने क्या किया था, सप्लाइड टू द वाटर है तो एनर्जी गिवन है, तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, वर्क डन चेक करें, ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, किसी वजह से ही लिखा था, नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सही है। अब आपके पास क्यू क्या था 8.51, 5 माइनस 6.4 10⁴, राइट। आंसर आ रहा है जी 7.86। सही। Use first law of thermodynamics to suggest with the reason how the specific latent heat of vaporization of water at a greater pressure than atmospheric pressure with its value at atmospheric pressure। कह रहा है कि latent heat of vaporization में LV, इस पे क्या इफेक्ट आएगा अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए देन ATM देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कितना थे प्रेशर ऊपर 110⁵, अगर इससे ज़्यादा प्रेशर कर दी जाए तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, ऊपर से आप ये उठा लो, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स लेना है ना, तो डेल्टा यू क्या था, क्यू माइनस डब्ल्यू था पिछले पार्ट में। ठीक है, क्योंकि पिछले पार्ट से ज़्यादा लिंक करना होता है ना, हर लास्ट पार्ट को पिछले पार्ट से लिंक कर लो एक बार। सही। सो अब आपके पास क्या है कि अब आपने कहा है कि एल वी निकालना है। अच्छा, एल वी क्या होता है बेसिकली, सॉरी क्यू पे नहीं, सॉरी फिर डब्ल्यू सारी गेम है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा डेल्टा यू क्यू माइनस पी वी।
प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वो कह रहा था प्रेशर पर क्या अफेक्ट आएगा, प्रेशर आपका इंक्रीज़ करेगा तो उस पर क्या अफेक्ट आएगा, सॉरी। ठीक है, सो बेसिकली अब हम क्या कर लेते हैं, अच्छा एक सेकेंड, इस पे इफेक्ट चेक करना ना मैंने। सो बेसिकली क्यू इज इक्वल्स टू एम एल वी होता है, ऐसे ही है। ओके, अगर हम क्यू का पता लगा रही क्यू पे क्या इफेक्ट होगा प्रेशर की इंक्रीज़ करने से, तो मैं इस पे इफेक्ट का पता लगा सकता हूँ। सही है, ओके। अब अगर आपके पास क्या है, क्यू मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, डेल्टा यू प्लस पी वी हो रहा है। सही है, सो अब ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ, डेल्टा यू प्लस पी इंटू वी। सही, अब आसानी से मैं कर सकता हूँ इसको हैंडल। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्या है कि प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर की इंक्रीज़ करने से ये जो पूरी टर्म है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी इंक्रीज़ होने से जब इसमें प्लस किया जाएगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। सो क्यू की ग्रेटर होगा। ओके, अब हमें क्या पता है क्यू ग्रेटर होगा तो अभी क्या होगा, एल वी भी ग्रेटर होगा। सही, अब इसको हमने किस तरह 2 मार्क के अंदर बताने, इतना तो टाइम है नहीं कि घंटा ला बंदा बैठा रहे, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं जी, क्यू डेल्टा यू प्लस पी वी, सो प्रेशर इंक्रीजेस, सो ओवरऑल क्यू हीट एनर्जी सप्लाइड इंक्रीजेस, ठीक है। इट मीन्स according to, if Q increases latent heat of vaporization increases too। हाँ, इस पे आई गेस आपको फुल मार्क दे देगा एग्जामिनर, वो समझ भी आ जाए कि वर्किंग भी आपने की हुई होगी, एवरीथिंग उससे आपने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ड्रिवन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिंपल। ठीक है, इसका तो चलो 1 मार्क होगा, सेकंड मार्क इसका होगा चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे जहन में भी नहीं है अब एक सेकंड मार्क। सही है, ये 1 मार्क आपको देगा, खाली याद रहे 1 पॉइंट पे 1 मार्क मिलता है, बस 2 मार्क लिखे मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन के लिए, तो एक नया पॉइंट होना चाहिए। कह रहा है, अच्छा एग्जामिनर कहता है ऑसिलेशंस एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये चीज़ मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद भी लिख लेता हूँ ताकि बाद में मुझे भी याद रहे, जब भी ये चीज़ डेफिनेशन आएगी तो हमने चीज़ लिखनी, बेशक अब वो 1 मार्क क्या है 2 मार्क क्या है, आइंदा के बाद वो चीज़ लिखती नहीं ताकि याद रहे क्या होनी चाहिए। अभी क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट पेपर है, अभी तो हमने कितने पेपर करने हो सकता है 40-50 करें। क्या है कि ऑसिलेशंस एट मैक्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको लिखेंगे, फिर आप ये चीज़ लिखेंगे, फिर 2 मार्क मिलेंगे पूरे। ओके, कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे 1 मार्क ना कटेगा, सही है। ठीक है, क्योंकि लाइक मेजॉरिटी बच रही कि हमने तो ये चेक करने थे ना आखिर में कि कितना हमें मिलेगा। सो यहाँ से 1 मार्क अभी तक उसने बच्चे को फंसाया है, अभी तक खाली 1 मार्क में फंसाया है। 4.1 shows the heavy pendulum and light pendulum both suspended from the same piece of string. The string is secured at each of the 2 fixed points. ये fixed point दो strings heavy light string. Both pendulums have the same natural frequency. The heavy pendulum is set oscillating perpendicular to the plane of diagram. As it oscillates, it causes the light pendulum to oscillate. Shows the variation with time t of the displacement of the 2 pendulum for the 3 oscillations. सही है, 3 oscillations उसने खुद ही बता दिया। ओके, पहली ऑसिलेशन आपकी ये हुई है, फिर सेकंड ऑसिलेशन सेकंड हुई है, थर्ड ऑसिलेशन, सही है। ओके, अच्छा जी, इसका कुछ, अच्छा जी, कह रही हैं कि आप बताएं कि द वेरिएशन विद द टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द लाइट पेंडुलम एक्स इज गिवन बाय दिस वेयर एक्स इज द सेंटीमीटर एंड टी इज द सेकेंड्स, कैलकुलेट द पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशंस। तो अब आपको समझ आ जानी थी, ये एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट
साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि बेसिकली ये क्या है, ये आ रहा है, ये आपके पास एम्पलीट्यूड भी आ गया, दो चीज़ें आपको पता लग गई हैं अभी। ओके, अब आपको क्या पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 पाई है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है 5 पाई, पाई पाई कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू 2/5। ये तो मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के बगैर पता है, 0.4 होता है। सही, ओके आसान। कह रहा है 4.2 लेबल ऑफ द बोथ एक्सिस विद द करेक्ट स्केल्स, यूज द स्पेसेस बिलो फॉर एनी एडिशनल वर्किंग दैट यू नीड। ओके, स्केल्स दोनों साइड पे बताने हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड उसने कितना बताया हमें, और जो क्वेश्चन में बता दिया 0.25 है। और किसका बताया जी, किस पेंडुलम का? ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, दूसरी भी ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये चेक करें, ये लिखा हुआ है लाइट पेंडुलम। तो लाइट पेंडुलम कौन सा मैंने सही मार्क किया था। ओके, अब हमें क्या पता है, 0.25 है। ओके, ये वाला हो जाएगा 0.5, 1.0, 0.25 माइनस 0.50 माइनस 0.75 और माइनस 1.00। सही। ओके, अब वो क्या कह रहा था कि आपको पता है 0.4 था आपका पीरियड, तो पहला पीरियड यहाँ ख़त्म हुआ, सेकंड यहाँ ख़त्म हुआ। आसान सा यार क्वेश्चन ही तो। ओके, ये हो गया 0.2, 0.6 और 1.0, सिंपल। अच्छा जी, कह रहा है कि डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशंस ऑफ द लाइट एंड हैवी पेंडुलम, गिव योर आंसर। ओके, ये फेज डिफरेंस आपका ए से क्वेश्चन उठा के दे रहा है। सही, ओके। ओके, मैं इसको आसानी के लिए इसके साथ भी कर देता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, सही है। ओके, अच्छा जी। ओके, अच्छा यहाँ पे चेक करेंगे कि कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। ये कॉमन एरिया आ रहा है, सही है। कॉमन एरिया कितने का है, ये पता लग रहा है 0.5, 0.6, हाँ 0.1 का कॉमन एरिया है, सही है। और पीरियड 0.4 था, इसको यूनिट पूछा हुआ है तो मर्जी है, 2 पाई करते हैं या फिर 360, 2 पाई चलो कर दो। ओके, आंसर क्या आएगा जी, 1.57 आ रहा है। और ये क्या है, रेडियन में। आसान सा क्वेश्चन था। हम्म, अच्छा जी, वो थोड़े एस्थेटिक्स ओके। अच्छा, ये कैपेसिटेंस एट मैक्स एम्पलीट्यूड लिखेंगे, फिर आपको मार्क्स मिलेगा। ऑसिलेशंस एट मैक्स एम्पलीट्यूड, कह रहा है जी, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए आपको पता है कि क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी, और कैपेसिटेंस के लिए Q अपॉन वी। सो बेसिकली चार्ज आपका एक प्लेट पे होता है और पोटेंशियल डिफरेंस आपकी दो प्लेट्स पे होता है, राइट। चार्ज ऑन ईच प्लेट, थोड़ा सा करते हैं सेट करके, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट पी डी बिटवीन द बोथ प्लेट्स। सही, आसान हो गया। ओके, कह रहा है जी, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 कनेक्टेड इन पैरेलल टू पावर सप्लाई EMF। ठीक है, ये E दिया हुआ है, ये C1 ये C2। शो दैट द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स गिवन बाय दिस, एक्सप्लेन योर रीजनिंग यू मे ड्रॉ। अच्छा, ये तो आसान सा बच्चों वाला है। ओके, अब अभी हमें को पता है कि एक बात पता है कि अगर जो आपके पास ना यहाँ पे होता सीरीज़ होता, तो क्या होता कि उसमें चार्जेस आपके ऐड हो रहे होते, ऐसे ही है। लेकिन अब पैरेलल है, तो अब आपके क्या होंगे, वोल्टेजेस ऐड अप होंगे। सही है, ओके।
टोटल, सही। सो अब हमको पता है कि पी डी रिमेन्स द सेम। कितना है पी डी आपका? ई उसने दे दिया ऊपर, मैं खुद रिज्यूम करने लगा था ए बी सी, उसने खुद ही दे दिया, ई दे दिया उसने। ओके, अब क्या होगा कि अब आपको पता है कि Q इज़ इक्वल्स टू सी वी होता है, राइट। और ये क्या होगा, Q अपॉन सी होगा, फिर वी आएगा, तो ये आ गया Q अपॉन सी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने मिस्टेक की हो। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, अच्छा एक और चीज़, अच्छा एक सेकेंड, मैंने शायद मैं सब किया थोड़ा सा। अच्छा, अगर तो आपके पास, अच्छा थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते हैं कि आपको पता है कि पैरेलल में C1 C2 आपके क्या हो रहे होते हैं, प्लस हो रहे होते हैं, आपको पता है ना। C1 प्लस C2 आपके क्या हो रहे होते हैं, प्लस हो रहे होते हैं। तो इससे थोड़ा सा बैक स्टेप कर लेते हैं कि इससे पहले अगर आपको कैंसिल करना तो क्या कैंसिल हुआ होगा, आपको वी कैंसिल हुआ होगा, ऐसे ही है CV प्लस C1 C2V, और क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपके पास टोटल आया होगा, यहाँ पे PV आया होगा, राइट। और यहाँ पे क्या किया होगा हमने, Q1 प्लस Q2 किया होगा, और हाँ अब सही हुआ होगा, ठीक है। ये हमने देखो बैक स्टेप किए, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी होती है, बैक स्टेप, बैक स्टेप, ठीक है। रीजनिंग वही हमारी, पी डी आपका सेम होगा, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमने लाइक कर लिया ना क्वेश्चन सॉल्व, अब हम क्या करेंगे, वी हटा देते हैं, ई ऐड कर देते हैं, क्या बात, शॉन, और रीजनिंग भी आपने दे दी, पी डी रिमेन्स द सेम, सही। अब अगर आपके पास होता ना वो दूसरा सीरीज़ का होता, फिर हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि क्यू आपका सेम रहता, फिर वी उसमें V1 V2 कर लेते, सिंपल। मैंने थोड़ा मिक्स किया उसे, लॉजिक सेम है जो मैंने दी है, लिखने में खाली गलती की है। ओके, कह रहा है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ 22 माइक्रोफेरेड्स 47 माइक्रोफेरेड्स रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 मेगा ओहम आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। अच्छा, ये इसके यूनिट्स पे ख्याल रखना है ख़ास, 12 वोल्ट है, ठीक है। अभी इसको चार्ज करना है, बैटरी है में हफ्ते, कंबाइंड कैपेसिटेंस कह रहे दे दें, वो आपको पता है कि उसका क्या होता है, क्या है, 22 है, 1/47 है, इसको कर लेते हैं जी, C इज़ इक्वल्स टू 1/22 प्लस 1/47 -1, यह आ जाएगा 15 माइक्रोफेरेड, सिंपल। एक्सप्लेन टू वे स्विच एस इज इनिशियली एट पॉइंट एक्स सो दैट द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज, एक्स पे थे चार्ज कर रहे हैं, कह रहे टोटल एनर्जी निकाल के दे दें, सिंपल, हाफ CV²। अच्छा, ओके, अभी आपने टोटल निकाली है 15, ओके, और ये है 12 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1.110 की पावर -3। कह रहा है कि एक्सटेंड टू वे स्विच इज नो मूव टू स्विच वाई, यहाँ पे आ गया, ठीक है। बेसिकली अब उन्होंने क्या किया है, ये स्विच एस को उठा के ना उन्होंने इधर कनेक्ट कर दिया, सिंपल। अब उससे कनेक्शन टूट गया आपका, ये आप बेशक भूल जाएं, ठीक है। ओके, अब वो क्या कर रहा है, आपका करंट जो है क्या कहते हैं, अब वो खुद ही आपस में कर रहा है, डिस्चार्ज करेगा, ओके। कह रहा है कि, अच्छा ये थोड़ा सा समझ लिया ना मैं इसको, मैं पीछे से, हाँ, ओके। क्या कह रहे हैं कि डिटर्मिन द टाइम टेकन फॉर द PD अक्रॉस द 22 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर टू बिकम 6 वोल्टेज, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि VECR, सिंपल, ओके। अब हमने क्या पता है, फाइनल वोल्टेज आपको पता है, और 22 पर इनिशियल कितना होगा वो हमें नहीं पता, निकाल लेते हैं यहाँ पे,
ये आपके पास टोटल 12 है, माइनस करें इसे, क्या करना है, ब्रैकेट लगाएं, ये 22 के अक्रॉस निकालना है और 22 प्लस 47 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से। अब आपके पास अक्रॉस 22 माइक्रोफेरेट्स आ जाएगा। ये फार्मूला सिंपल, टोटल में से ये बस की इसकी रेशो बना लो, 22/22 प्लस 47, इसको मल्टीप्लाई बाई 12 और आखिर टोटल से माइनस करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। सिंपल, ये आ रहा है आपके पास 8.2। ठीक है, सो अब आपके पास क्या इनिशियल में 8.2 है, ई है, माइनस टी निकालना है, सी कितना है और आर कितना है, सी कितना 22 है -6 और आर कितना आपके पास 2.7 मेगा 6 है। सही, सो अब आसानी हो जाएगी हमें, 6.8.2 ये हो जाएगा एल एन, और ये आप एल एन ई 1 हो जाता है तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन ये -6 और 10 6 कैंसिल कर दो, 22 इंटू 2.7 आ जाएगा। सही, और इसको अब टी निकाल लेते हैं, आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 कर लेते हैं। सही, आसान सा क्वेश्चन था। ओके, थोड़ा सा रह गया। क्वेश्चन 6 है, टू कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द कॉपर वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। सही है, तो एक तो ये होनी चाहिए कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को अगर, अच्छा एक मिनट, कह रहा है कॉपर वायर को अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करनी है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाएगा, तो बताएं कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। कि एक तो होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट, और दूसरा क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। सिंपल। अच्छा जी, along the air coiled solenoid is connected to a power supply so that the solenoid creates a magnetic field. Figure 6.1 shows a cross section through the middle of the solenoid section through the solenoid wire. ठीक है जी, ये आपके पास यूँ आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, राइट, ओके। अब इसको क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक है, इसी तरह आप ये यूँ मुड़ेंगी, ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी होगा। सो बेसिकली अब क्या है कि वो पूछ रहे हैं कि यूं करके होता है। सही, ओके, क्वेश्चन क्या है जी, पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट W is indicated by arrow. The three other points are labeled X, Y, Z. Draw arrows to indicate the direction of the magnetic field at each of the points X and Y, Z. ओके, ओके, अच्छा यहाँ पे आपको पता है कि, एक मिनट रुकिएगा, ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जा रही है फील्ड लाइंस, क्योंकि यहाँ से यूँ जा रही थी सबके, फिर यूँ यूँ जा रही है, तब आपका क्या जा रहा है, यूँ जा रहा है। अच्छा, इसका करना बनाना है अब हमने, तो क्या आएगा, यूँ आएगा। सही, और इसका बनाना है तो वो आपको पता है, ये नोट्स में भी मैंने बताया था, यूँ यूँ आता है इसका, नोट्स का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके आ रहा है। सही, ओके, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी बताएं कि एक्स और डब्ल्यू का और वाई जी का, ये तो बहुत करीब है और बहुत सेम सिमिलर है, तो क्या होगा, सेम, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, बिकॉज यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कर देते हैं। सही, कह रहा है कि वाई एंड जी का बताएं। अब आपको पता है कि वाई आपका यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो अब क्या होगा, वाई इज़ ग्रेटर देन जी, या
ओके, आई वुड से कि इसको पहले सेट कर लिया जाए, थोड़ा सा गंद मच गया काफ़ी। ठीक हो गया। ठीक है। ओके, अब हमने बना भी दिया और शो भी कर दिया। हाँ, सही है। ओके, कह रही हैं कि टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर इन अ वैक्यूम, एक्सप्लेन वाई दीज वायर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, यू मे ड्रॉ लेबल डायग्राम। ओके, अब उसने डायरेक्शन बताइए, नियर टू ईच अदर बताया, ये नहीं बताया कि अपोजिट या दूसरा। सो आई थिंक हमारे पास अब दो सिनेरियोज हैं, दो तरीक़ों से हम आंसर कर सकते हैं इसे। ओके, ये यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये इनसाइड द पेज कर देते हैं। सही। ठीक है, यहाँ पे नोट्स का क्वेश्चन बेसिकली, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं फील्ड लाइंस डाउनवर्ड्स, करंट इनसाइड, फोर्स लेफ्ट पे जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल। सही है। एक तो हम ये तरीका कि हम इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, वही एक्सप्लेन क्या करना है, बना दिया बस, नीचे दोबारा ये लिखना है। यहाँ पे दूसरा तरीका, अब क्योंकि हमें डायरेक्शन का नहीं पता तो हम दो एरोज बना लेते हैं। हम्म, ठीक है। ओके, ये कर लेते हैं। हम्म, एक सेकंड का मैं देख लूँ बेटर डायग्राम वगैरह, मैंने अपने पास कोई बनाई अच्छी चीज़ है नहीं बनाई। हम्म, ओके, अच्छा एक तो ये हो सकती है। ओके, हम्म, अच्छा एक सेकेंड, इसके साथ आइडिया मेरे पास। ओके, आइडिया ये है मेरे पास कि हम क्या कर लेते हैं कि एक बना लेते हैं यूँ। ठीक है, और एक यूँ आ गया। सही। सो या फिर एक काम करते हैं, पहले यूँ बना लेते हैं एक, फिर एक यूँ, फिर एक यूँ बना लेते हैं। राइट, एक सेकेंड, फिर डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। ठीक है, सही। ओके, फिर आके करंट साइड पे जा रहा है। सही। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड्स। सही। ठीक है, सो बेसिकली ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपकी जो फील्ड लाइंस है ना वो एक दूसरे के अंदर पड़ी हुई हैं। सही। मतलब कि ये दो वायर्स हैं, उन दोनों वायर्स के अंदर बेसिकली ये वायर आपकी है। हो सकता है कैसी पड़ी हुई हो, यूं करके पड़ी हो, क्या पता। अच्छा, या फिर हो सकता है यूं करके हो, आई डोंट नो क्या कहते हैं। अब आपको पता है कि आपके पास दोनों वायर्स में करंट है, और दोनों वायर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईच अदर पड़ी हुई है। सही, जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है वो आपस में परपेंडिकुलर है और फोर्स अप्लाई होगी। ये बताओ एक ही बात है। आई थिंक ये बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि आपने डायरेक्शन का बताएं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। बोथ वायर्स हैव करंट। ठीक है, एंड आर प्लेस्ड इन ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट। अच्छा, और क्या होता है? सो फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, अभी हमें डायरेक्शन का नहीं पता, कुछ बता नहीं सकते, पर मर्जी जो मर्जी बना दो। ओके, क्वेश्चन 7 पे आ गए जी। यूज फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही। सो फेरेडेज लॉ सेज एक सेकंड यार, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. सही है। टू coils are wound in iron bar। ठीक है जी। The coil 1 is connected in PD1, so that give rise to the magnetic field in the iron bar, shows the variation with the magnetic flux density in the iron bar. The voltmeter measures the V2 that is induced in coil 2. कह रहा है फिगर 7.2 sketch the variation of V2 0 से 4। ओके, अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं जी। ओके, ये नहीं करना था। हाँ, यहाँ से एक ये आ रही है, लाइन आ रही है। अच्छा, और 0.15 तक जा रही है, फिर 0.1 से 0.25 तक, 0.25। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेम लग रही है मुझे, यहाँ इनका ग्रेडियंट सेम होगा, मसला नहीं आना चाहिए। ओके, और ये जो आपके पास है डिफरेंट ग्रेडियंट वाली है। ठीक है, अब चेक करना है कि किसका ग्रेडियंट ज़्यादा है किसका कम। मुझे तो डबल लग रहा है इसका, पर निकाल लेते हैं। कितने मार्क का था उसका? ठीक है भाई, निकाल लें, 4 मार्क है। ओके, अच्छा, इमेजिन करते हैं ये आपके पास 2 है और ये 4 है, इसी तरह ये -2 है और ये भी 4 है। ठीक है। ओके, अब हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। राइज ओवर रन, पर्पल का, ग्रेडियंट निकालते हैं। राइज अपॉन रन, राइज आपका 4 है, रन आपका कितना है? 0.15 है। फिर आखिर में निकालेंगे कितने ज़्यादा गुना ज़्यादा, 0.15, 26.6 राइस अपॉन रन। ठीक है जी। ओके, अब इसका निकालते हैं। पॉइंट्स ले लेता हूँ, इसके पॉइंट ले लेते हैं 0.15, 0.15, 4, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं इसका 0.2, 0। ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इसका। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - 4। ओके, चेक करते हैं जी। AT आ रहा है। सही। तो अब हम चेक करते हैं कितने गुना ज़्यादा आपका पिंक वाला। ये आ रहा है मेरा 3 गुना ज़्यादा आ रहा है। सही है। ओके, 3 गुना ज़्यादा आ रहा है, तो बेसिकली अच्छा ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है और आना भी ज़्यादा है, उधर से लेके 0.15 तक जाना है इधर, और 0.25, ये 2 पॉइंट्स हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर मैं करूँ ना इसका हाफ, तो क्यों उसका 3 गुना ज़्यादा शो करना है मैंने पॉइंट इसका पिंक वाली का। सही है। सो इसको कहीं हाफ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, अब उसका जो यहाँ से यहाँ तक है उसका 3 गुना ज़्यादा शो करना है, उसको कंप्लीट लाइन शो कर देता हूँ। सही। सही है, और फिर वापस में पूरी पर्पल लाइन दोबारा आ जाती है सेम ग्रेडियंट वाली। ठीक है, इंक्रीजिंग, हाँ परफेक्ट। सही है, इसके मार्क मिल जाएंगे आपको। ओके, coil 2 is now replaced with a copper wire that rests loosely on top of coil 1. The supply of coil 1 is replaced with a cell and a switch that is initially open as shown in figure 7.4. ये आयरन बार है, ये कॉपर वायर है, coil 1 है। The switch is now closed. As it is closed, the copper ring is observed to jump upwards. Explain why this happens.
कह रहा है कि जंप क्यों करेंगे, तो मुझे पता है कि अब इसके अंदर आपके पास लेंजेस लॉ का कॉन्सेप्ट आने वाला है और फेरेडेज लॉ का एंड फेरेडे बाई वाला। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास क्या होगा कि यहाँ से किस शुरू में पहले क्लोज था, ठीक है, पहले क्लोज था, अचानक से इसे करंट प्रोवाइड किया। अब जो शुरू में करंट प्रोवाइड किया है ना, तो होगा ये कि आपके पास करंट होगा, ठीक है, साथ ही लाइक अब आपको शुरू के अंदर चेंजिंग करंट कहेंगे हम, ठीक है, चेंजिंग करंट होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी और चेंजिंग ईएमएफ होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब इसका अपना करंट होगा चेंजिंग, इसकी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और चेंजिंग क्या होगी, आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। सही। सो अब इसकी वजह से होगा ये कि आपके पास ना लेंजेस लॉ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट ऑलवेज अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस इट। तो आपने खाली ये बात करनी है यहाँ पे। व्हेन दी switch is closed, changing current is produced, यानी alternating current is produced, changing magnetic flux, लाइन के काम में चलिए करिए, magnetic flux and changing EMF is induced, ठीक है, and same goes for की क्या है, copper ring who also has has its own field now, ठीक है, and induced current is such that it always oppose the change that caused it, hence jump upwards। कह रहे कि सजेस्ट विद द रीज़न व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रिपीटिंग द प्रोसीजर विद द टर्मिनल। अच्छा ठीक है, अभी तो वही बात हो गई ना कि आपने इसके रिवर्स किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गई, करंट रिवर्स हो गया, ईएमएफ इंड्यूस भी रिवर्स हो गई डायरेक्शन। इसी तरह जो इसकी थी कि मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती जाएगी हर चीज़, तो बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट एज changing EMF direction is reversed and so does copper ring direction reverses as well। सिंपल। आगे आते हैं। क्वेश्चन 8, वन पीस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव नेचर। अच्छा आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ वेव की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न, कह रहे पार्टिकुलेट नेचर ऑफ, तो ये आ जाएगा आपका पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर वो दूसरा आता है स्पेक्ट्रा वाला, लाइन स्पेक्ट्रा लिखते हैं, एक ही बात है। डी ब्रोगलीज वेव मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस, तो आसान हो जाएगा, H/P फार्मूला लिख लें उसका, लैम्डा निकालना है, H की वैल्यू क्या होती है 6.63 10 की पावर -34, 6.63 10 की पावर -34, ऐसे ही है। और आगे आपको पता ही है क्या होता है, MV होता है, क्या कह रहा था, अल्फा पार्टिकल 24
तो बेसिकली ये 4 × अब u हो जाएगा, u कितना है 1.66 10 की पावर -27। पेपर में शुरू एक बार चेक कर लेना, कंफर्म हो जाता है। वेलोसिटी कितनी है 6.2 10 की पावर 7। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके अच्छा जी, आर आंसर 1.6 -15। आसान सा। द स्पीड v ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0, स्केच द वेरिएशन विद द v ऑफ लैम्डा। अच्छा जी, v ऑफ लैम्डा भी यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है। अच्छा यहाँ पे आराम से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। h/p h/mv, ये और ये कांस्टेंट हो गए। वेलोसिटी ये बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनेगा जैसे इसका ग्राफ बनता था, क्योंकि सेम 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 प्रोसीजर है। ठीक है, तो आपको पता है कैसे होगा ग्राफ इसका। ठीक है, हो गया बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ओके, एक सजेस्ट एंड एक्सप्लेन फॉर वाई द पीपल आर नॉट ऑब्जर्व टू डायफ्लेक्ट व्हेन दे वॉक थ्रू अ डोरवे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है कि एक मिनट, ठीक है। बेसिकली हमने एएस में पढ़ा था कि स्लिट्स होती हैं आपकी। डायफ्लेक्शन होती कब है, जब आपकी स्लिट का ये जो आपके पास डायमीटर होता है, इसका लाइक जो होता है ना, क्या कहते हैं, डिस्टेंस होता है, वो इतना ही होता है जितना आपके पास आ रहा होता है वेव लेंथ का। ठीक है, डिस्टेंस सही है। ठीक, सो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं, दोनों का तकरीबन सेम होता है डायमीटर। ओके, अब हम करते हैं ओके अब हम करते हैं कि नॉट ऑब्जर्व टू डायफ्लेक्ट व्हेन दे वॉक थ्रू अ डोरवे। ओके, अब डोरवे की एग्जांपल ले लेते हैं। डोरवे की वेवलेंथ कितनी होगी, नहीं डोरवे की वेवलेंथ चेक करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट से निकाल लेते हैं, और कितनी आएगी जी h/p, यानी मैस वेलोसिटी। ये कितनी आई थी 6.63 -34। ठीक है, और मैस कितना 70 80 ले लेते हैं, एक आदमी का 80 तो होता ही है। वेलोसिटी उसकी ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 6.63 10 की पावर -34/80। ये आ रहा है 8.2 10 की पावर -36। सो बेसिकली बात करने का मकसद है कि आपकी जो वेव लेंथ आ रही है ना अभी, और वो वेव लेंथ का जो आ रही है वो वेव लेंथ आपकी क्या कहते हैं, आपकी डोर की वेव लेंथ से मैच नहीं करती। सही, जो दरवाज़ों की बीच जगह होती है उसमें जितनी वेव लेंथ आ रही है वो मैच नहीं करती। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं, डी ब्रॉगली वेव लेंथ इज लेसर देन width ऑफ अ डोर। सही हो गया। कह रहा है कि स्टेट हबल्स लॉ, हबल्स लॉ के लिए फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d एंड v इज़ द स्पीड, v इज़ the speed of the recession of the galaxy। ठीक है, और d इज़ the distance of galaxy from observer। कर लें आसान। ठीक है जी, कह रहा है, ओहो भाई 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 ओके, कह रहा है हाउ कॉस्मोलॉजिस्ट यूज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इमेजन स्पेक्ट्रा फ्रॉम स्टार्स इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी टू डिटरमिन द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ओके, ये तो रेड शिफ्ट है, बात कर रहा है रेड शिफ्ट की। ठीक है, सिंस वेवलेंथ इंक्रीजेज। ओके, नोट्स का क्वेश्चन है बेसिकली, फ्रॉम ऑलरेडी नोन वैल्यूज of wavelength
So it shows they are moving away. ठीक है, ओके, आई थिंक ये इनफ होगा या कोई पॉइंट या इनफ है, ओके। स्टेट हबल्स लॉ द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्सली टू बिग बैंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको पता है कि लाइक ऑल दी, ये मैं ना सारे आंसर्स देख रहा हूँ नोट से, ऑल दी पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर मूविंग अवे, ऐसा ही है, फ्रॉम अर्थ, एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग even even faster, even with greater speed। ठीक हो गया, इट शोज दे हैव बीन once together। कोई बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, ठीक है, आसान। ओके, ये वाला जो पार्ट था आई वुड से कि ये थोड़ा सा हार्ड था, इसको मैं सोच रहा था दूँ इसको 100 मार्क वाला या ना दूँ। अभी तक कितने मार्क का दिया हमने? 1, ऑसिलेशंस एट मैक्स एम्पलीट्यूड, थोड़ा सा बच्चे मिक्स करेंगे और ये वाला मिक्स करेंगे, बाकी कोई नहीं मिक्स करेंगे। ओके, आगे आ जाएं। व्हाट इज़ मेंट बाय द रेडियो एक्टिव डीके? अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो आपको क्या कहते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो आपके रेडिएशंस इमिट कर रहे होते हैं स्पॉन्टेनियसली, राइट। ओके, मैं चेक करने दे कोई इसमें नई वर्डिंग वगैरह। नहीं, वही है। ओके, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, spontaneous emission of unspontaneous emission from unstable nucleus of spontaneous emission from unstable nucleus of radiations। आसान सा। अच्छा जी, द रेडियो एक्टिव सैंपल कंसिस्ट ऑफ एन आइसोटोप एक्स ऑफ हाफ लाइफ उसकी टी दी हुई है 2T 3T, आसान। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ओ, एक्टिविटी कॉन्टेंस एन नॉट न्यूक्लियस एक्स। पहला पॉइंट ये होगा। कह रहा है स्केच द वेरिएशन with the number of nuclear X represented in sample, your line should expand from T is equals to 0 3T। सही हो गया। सो बेसिकली अब आपका 1 से हाफ हुआ, 0.5 पर आया, और T आ गया आपका ये। फिर क्या है, 0.5 से हाफ हुआ, 0.25 पे आ गया ये, आसान। ओहो, इतनी मज़े की स्केलिंग की हुई है, 0.125 की आ गई 3 पे, ठीक है। ओके, आके आ जाए। अच्छा, कह रहे हैं कि एन ए 0 और अच्छा ए और एन का ग्राफ बना दें, पाई एन होता है, सो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, ये हो गया 0.25, ये भी हो गया 0.25। सही है, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है कि नेम ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन इन 10.1 10.2। अच्छा, 10.2 ए और एन अभी यहाँ से निकाल ही लिया था ना, पाई डिके कांस्टेंट। और 10.1 का क्या है, एन अपॉन टी, क्या आ रहा है आपका, एन अपॉन टी। सो एन अपॉन डेल्टा टी एक्टिविटी को बता रहे हैं, एक्टिविटी ऐसे ही है। ओके, आखिरी पार्ट है
एन नॉट ए टाइम 1.70 t। ठीक है, सो अब आपको पता है कि इसका, एक मिनट, इसका फार्मूला क्या है, -πt होता है, ऐसे ही है। ओके, और पाई का क्या होता है, 0.693 और टी हाफ। तो या ओके, आपको पास यहाँ पे आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, ओके ठीक है, टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड को शो कर रहा है और ये भी हाफ लाइफ को शो कर रहा है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.693 बाय, अच्छा, और इसने कहा था इस फ्रैक्शन में दे आंसर, सो दिस इज गोइंग टू बी ई माइनस पाई, और टाइम पीरियड उसने आपको इतना दिया हुआ है 1.70। सो अच्छा, एक सेकेंड, टाइम पीरियड का कितना आ जाएगा, 0.693 हाफ, ऐसे ही है। ओके, और नहीं बल्कि ये आ जाएगा, ये आपके पास ना, ये, अच्छा एक सेकेंड, ये है आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, और ये क्या आपका हाफ लाइफ है। कई बार ना खुद भी लिखने से ना आ जाती है इस चीज़ समझ, हाफ लाइफ है। अब हमने लिखा है ना, अब थोड़ा सा आइडिया हो रहा है मुझे। ओके, अब क्या है कि टी को बताना है, तो कितना आएगा, 1.7 t। अब ये आपके पास क्या है, हाफ लाइफ है, क्योंकि पिछले पिछले पार्ट में बताया था, सही है। ओके, अब इसको करता हूँ सॉल्व, -पाई, एक मिनट, हाँ, 1.70, टाइम पीरियड क्या है, 0.693 अपॉन, हाँ, इसको अब उधर ले जाऊँगा, नीचे आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, नहीं, हाँ, एक सेकेंड, टी बताना है ना, तो 0.69 अपॉन पाई, सही है। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ई 1.70 0.693, सही है। इसका क्या आंसर आ रहा है जी, 1.70 0.693, 0.30 आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मार्किंग स्कीम से भी, नॉट श्योर, मैंने लिखा नहीं इसका आंसर अपने पास, 0.30, हाँ ठीक है, सही है। तो बेसिकली अब कैलकुलेटर वाला आंसर है 0.307, तो मार्किंग स्कीम कहती है 0.31 लिखते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमारा हुआ पेपर आज का एंड। आई थिंक ये पेपर थोड़ा आसान था, ठीक है, नॉर्मल पेपर्स आई गेस, सो वो तो अब हम डेली करेंगे, तो मेरा भी फर्स्ट पेपर था, अब आहिस्ते से पता लगेगा, सही, ठीक है जी, खुदा हाफिज़, मैं उसको बस अपलोड कर देता हूँ। थी ओके, यहाँ पे लिखा था सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई पीपल आर नॉट ऑब्जर्व्ड टू डायफ्रेक्ट व्हेन दे वॉक थ्रू अ डोरवे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया कि आपकी जो यहाँ पे होती है ना, क्या कहते हैं, स्लिट के बीच जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको बेशक एक्स का और डी का, वो आपका सिमिलर होता है आपके वेव लेंथ के, सही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वेव लेंथ निकलवाई थी कि लाइक मैंने पहले एच की वैल्यू लिख दी, फिर यहाँ पे ज्यूम किया 80, आपका वेट 100 कर लो, 90 जो भी, 70 कर लो, जो वेलोसिटी है उसको मैंने 1 मीटर पर सेकेंड ही लिया। तो अब आपके पास जो आपके पास आंसर आया था लाइक 8.2 10⁻⁻36, ये बहुत छोटी वेव लेंथ आई थी आपकी डोर की वेव लेंथ से। आपकी डोर की वेव लेंथ हो सकता है आपकी लाइक 1.1 हो, 1 से कम हो, जैसी भी हो, लेकिन बहुत छोटी आई थी, 10⁻36, राइट। क्योंकि 10 की पावर अगर खाली 9 ही करो ना, तो वो आता है लाइक बिलियन आता है, तो अब आप इसको -9 भी नहीं, -36 लाइक 3 टाइम्स बिलियन नीचे कर ले जाओ। तो इस वजह से आप क्या कह सकते हो कि पीपल आर नॉट ऑब्जर्व टू डायफ्रेक्ट व्हेन दे वॉक थ्रू अ डोर वे, क्योंकि उनकी जो वेव लेंथ होती है वो डोर की वेव लेंथ से क्या होती है, बहुत छोटी होती है। क्योंकि अब आप क्योंकि अब आप अज्यूम कर सकते हो कि आपकी जो वेव लेंथ होती है, क्योंकि यहाँ पे डायफ्रेक्ट कराने की कंडीशन ये होती है कि आपकी जो डिस्टेंस या एक्स होगा ना,
वो आपकी वेव के सिमिलर होगा। सही, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज मच लेसर देन द विथ ऑफ द डोर। सही, ये एक्सप्लेनेशन थी आपकी। सही, अल्लाह हाफिज़। बस मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ।